कवि, लेखक, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री आदरणीय राम दहीन ओझा जी के व्यक्तित्व, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान को हम सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और जैसा कि आज आपने बताया कि आज उनकी पुण्यतिथि है और इस कार्यक्रम को आज करने के पीछे भी यही मकसद था कि हम आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी राम दहीन ओझा जी को उनकी इस पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो आज मैं आप सभी के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि स्वतंत्रता सेनानी राम दहीन ओझा जी को अर्पित करना चाहूँगा। और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा श्रद्धेय राम बहादुर राय जी को, जो सुप्रसिद्ध पत्रकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष तथा अपने कार्य कंट्रीब्यूशंस के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में तरह तरह के प्रोग्राम्स और एक नई विजिबिलिटी हम लोग कर पाते हैं। तो सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपना विचार व्यक्त करने के लिए। इस अवसर पर उपस्थित और हमारे मुख्य अतिथि माननीय हरिवंश जी, प्रोफेसर कृष्ण विहारी मिश्र जी, अच्युतानंद मिश्र जी, कृपा शंकर चौबे जी और प्रभात ओझा जी, रमेश गौड़ जी, मैं सबको नमस्कार करता हूं। और आज का जो दिन है वो अब दो बातों के लिए हमारी स्मृति में बना रहेगा। 18 फरवरी का दिन ही था जब मुंबई और मुंबई से लेकर जितने भी पोर्ट थे वहां नौसेना विद्रोह हुआ। और 18 फरवरी का ही वो दिन है जब राम दहीन ओझा की शहादत हुई। तो ये जो राम दहीन ओझा की शहादत है वो दरअसल बागी बलिया के ऐसे सपूतों को याद करने का भी ये दिन है। एक बार मैं एक घटना से अपनी बात बढ़ाऊंगा। ये घटना मुझे चंद्रशेखर जी ने बताई थी। एक दिन चंद्रशेखर जी यशवंतराव चौहान को बलिया ले जा रहे थे। रास्ते में यशवंतराव चौहान ने चंद्रशेखर जी का जो स्वभाव था, उनका उस समय का युवा तुर्क का जो व्यक्तित्व था, उससे प्रभावित तो थे, लेकिन वो ये जानना भी चाहते थे कि ये बलिया बागी बलिया क्यों कहलाता है। तो चंद्रशेखर जी से उन्होंने ये बात पूछी और चंद्रशेखर जी ने उनको कहा कि भृगु क्षेत्र की ये महिमा है और पूरी कहानी सुनाई। मैं उस कहानी को दोहराऊंगा नहीं, परंतु हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रसिद्ध ऋषि भृगु का संबंध बलिया से था, जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारी थी। जैसे ही चंद्रशेखर जी ने ये बात यशवंतराव चौहान को बताई तो चंद्रशेखर जी याद करते थे कि यशवंतराव ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर, अब मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया कि बागी बलिया का अर्थ क्या है। बलिया का जो बागी स्वभाव है वह केवल 42 में प्रकट हुआ और 42 में जो 3 देश के 3 जिले मुक्त हो गए अंग्रेजों के शासन से, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल 42 में हुआ। भारत सरकार में इस समय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं एक व्यक्ति, जिनका मैं मैंने नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने मुझे एक जानकारी दी। कई साल पहले वे बलिया गए और बलिया के कलेक्टर से उन्होंने वो गजेटियर मांगा बलिया का,
जो दरअसल केवल कलेक्टर को ही पढ़ने को मिलता है। उन्होंने उसको पूरा पढ़ा और उसमें एक लाइन ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी। 1857 में बलिया में कितने लोग मारे गए थे इसकी संख्या किसी को पता नहीं, लेकिन उस सरकारी रिकॉर्ड में यह जरूर लिखा हुआ है कि 11,000 रुपए की लकड़ी खरीद कर जितने लोग मारे गए थे उनको इकट्ठे फूंका गया। अब 1857 में 11,000 रुपए का क्या अर्थ होता है हम आज समझ सकते हैं, और कितने लोग मारे गए होंगे ये भी समझ सकते हैं। तो यानी ये 1857 हो या 1942 हो या जेपी का आंदोलन हो या बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो, हर अवसर पर बलिया का एक नेतृत्व रहा है। शहीद रामदहीन ओझा की स्मृति में छपी स्मारिका जिसका कि प्रभात जी ने उल्लेख किया, कल रात को मैं पढ़ रहा था और उसमें ईश्वर देव मिश्र, कृपाशंकर चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्त और नरेंद्र शास्त्री, ये 4 लोगों के लेख छपे हैं। नरेंद्र शास्त्री के लेख में ठाकुर जगन्नाथ सिंह के संस्मरण पर आधारित जो विवरण है वह ये बताता है कि दरअसल उनको जहर देकर के मारा गया। और उसी स्मारिका में यानी एक लेख रामदहीन ओझा का भी छपा हुआ है, सामान्य भाषा की आवश्यकता। इस लेख को कल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि 2021 में हिंदी के सामने जो सवाल हैं वही सवाल 1924 में रामदहीन ओझा उठाते हैं अपने लेख में, और कैसे भाषा एक देश को जोड़ती है और कैसे भाषा की गुलामी हमारी गुलामी बन जाती है, उस लेख को पढ़ने से हम यह जान सकेंगे। जो संस्मरण हैं वे संकेतों में प्रमाण दे रहे हैं कि हत्या की गई। और प्रभात जी ने अभी ये बताया कि 1950 में इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को 2021 में भी हमें उठाना चाहिए। कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस सच्चाई की जांच की जानी चाहिए क्योंकि रामदहीन ओझा की हत्या हुई तो कैसे हुई। क्योंकि ये जो मैंने नरेंद्र शास्त्री के लेख का उल्लेख जो मैं उसमें जब पढ़ रहा था तो उसमें वर्णन है कि ठाकुर जगन्नाथ सिंह के हाथों में रामदहीन ओझा लेटे हुए हैं और सुपरिंटेंडेंट जेल का आता है, वो डॉक्टर भी है, और कहता है कि इस माफीनामे पर दस्तखत कर दीजिए तो आप जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। और पेट में दर्द है, रामदहीन ओझा का शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने माफीनामा पर दस्तखत करने की बात सुनी तो कहा कि मरना पसंद करेंगे, माफी मांगना पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस अवसर पर मैं स्वयं भी उत्सुक हूँ सबको सुनने के लिए, इसलिए यहीं पर
मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और यह मेरा पुनः आग्रह होगा कि रामदहीन ओझा की शहादत की पूरी सच्चाई सामने आए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए।